हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज जो हमने रेजिस्टेंस का टॉपिक पिछली वीडियो में क्लियर करा था, आज उसको आगे लेके चलेंगे। चैप्टर की ज़्यादा डीप में जाएंगे एंड बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस पे। तो इस पे बात करेंगे एंड क्वेश्चन राउंड भी होगा। आज इसी वीडियो में मैं क्वेश्चन भी दूंगा क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन इसके रिलेटेड है नहीं, तो एक ही वीडियो में दोनों कवर हो जाएंगे। तो धीरे धीरे हम चारों फैक्टर्स पढ़ेंगे, चारों फैक्टर की गहराई में जाएंगे, डीप पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे एंड फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो होप आपका इस वीडियो से बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो एंड क्वेश्चंस। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो सारे क्वेश्चंस बन ही जाएंगे। तो ये दोनों जो हैं फैक्टर्स, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये दोनों मेनली अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस के लिए यूज होते हैं। मतलब रेजिस्टेंस जो हमने पढ़ा है उसके लिए ज्यादा यूज होते हैं एंड ये दोनों जो फैक्टर्स हैं वो भी रेजिस्टेंस के लिए यूज होते हैं, लेकिन इनका काम जो मेनली है वो डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी पे। अब रेजिस्टिविटी क्या है उसको हम डीप में जब पढ़ेंगे लेक्चर में, बाद में आएगा। अभी हमें खाली बात चारों जो फैक्टर्स हैं उनकी रेजिस्टेंस के लिए करनी है। उसके बाद जब रेजिस्टिविटी का टॉपिक खुलेगा तब उसे भी जानेंगे एंड ये दोनों फैक्टर रेजिस्टेंस से कैसे डिपेंड करते हैं उसे भी जानेंगे। तो सारे फैक्टर्स को हम पढ़ेंगे बारीकी से। पहला फैक्टर है लेंथ, तो उसको पढ़ते हैं, हेडिंग डालते हैं एंड फिर नीचे बढ़ते हैं। तो पहला है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। पहला जो है जो हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर वो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और काफी इजी फैक्टर है। दोनों लेंथ और एरिया काफी इजी, अच्छे समझ में आ जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे एक ए कंडक्टर है जिसकी लेंथ है 5 मीटर एंड यहीं पे मैंने दे लिया दूसरा कंडक्टर बी जिसकी लेंथ है 10 मीटर, 10 मीटर। तो पढ़ते हैं क्या आएगा। ए एंड बी 5 मीटर 10 मीटर। तो एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता चला, ये जो चीजें हैं वो हमें पता चली एक्सपेरिमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? एक्सपेरिमेंट के द्वारा। जो जब हमने एक्सपेरिमेंट करा तो हमें पता चला कि जो बी है जिसकी लेंथ 10 मीटर है, इसकी जो रेजिस्टेंस है ना वो ए से ज्यादा है। मतलब इसकी जो रेजिस्टेंस है वो ए से ज्यादा है बी की। ये हमें पता चला एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो यहां से जो कंक्लूजन निकले वो कंक्लूजन ये निकले कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल से। मतलब समझिए, मतलब समझना जरूरी है तभी क्वेश्चंस बनेंगे। लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाओगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसका मतलब जैसे अगर ए है बी है कंडक्टर में, आपको जानना है कि क्यों इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा है, क्यों कंडक्टर की रेजिस्टेंस कम है, तो काफी चीजें देखनी पड़ती हैं। उसमें जो मेन है वो है लेंथ। पहले ये चेक करिए कि क्या ए कंडक्टर की लेंथ तो नहीं ज्यादा है। अगर ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली उसकी रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी, इसीलिए वो कंडक्टर रेजिस्टेंस ज्यादा देगा। रेजिस्टेंस क्या है वो आपको मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, एक बार ब्रीफ में भी समझा देता हूं। रेजिस्टेंस होता है सिंपली इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपोज करना। मतलब जो बी कंडक्टर है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करेगा एंड ए कंडक्टर कम करेगा, तो वो गुड कंडक्टर बन जाएगा ए। एंड बी कंडक्टर क्योंकि वो ज्यादा अपोज करेगा तो वो बैड कंडक्टर पड़ जाएगा। तो लेंथ की बात यहीं पे खत्म करते हैं। इतना समझ लिए कि यहाँ पे लिख भी लेते हैं कंक्लूजन की रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये है पहला। अब चलते हैं दूसरे पे। दूसरा हमसे कहता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। इसको हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आपको थोड़ा बड़ा लगेगा, क्या पता समझ में ना आए। सिंपल भाषा में इसे कहा जाता है थिकनेस। क्या कहा जाता है? थिकनेस। जो थिक वायर एंड थिन वायर वाला क्वेश्चन था पिछले लेक्चर में, उसको मैंने इसलिए होल्ड करा था क्योंकि वो जो कंसेप्ट है वो आपको यहां से समझ में आएगा तभी वो क्वेश्चन बनेगा। थिकनेस का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की चौड़ाई। थिक, कितना वो थिक है, कितना थिन है, कितना मोटा है, कितना पतला है, यही इसी को तो थिकनेस कहते हैं। अगर सिंपल हिंदी भाषा में हम जानना चाहें तो यहां से क्या पता चलेगा, पहले रिलेशन लिख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता चला कि अगर ए कंडक्टर है जिसकी जो थिकनेस है वो ज्यादा है, मान लीजिए 2 मीटर की है, यहीं पे एक बी है जो है बहुत थिन है, मतलब ये सिर्फ 1 मीटर की है, ये जो थिकनेस है वो खाली 1 मीटर की है, यानी थिकनेस कम है बी कंडक्टर की। तो एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता चला कि जो बी की रेजिस्टेंस है वो ज्यादा है। क्या है? बी की रेजिस्टेंस ज्यादा है। ये सब एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता चला, तब हमने कंक्लूजन्स निकाले। तो एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि हमें जो बी की रेजिस्टेंस है वो ज्यादा पता चली। इससे क्या मतलब पता चलता है आपको कि जिस भी चीज की थिकनेस, जिस भी कंडक्टर की थिकनेस ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस हमेशा कम होगी। यानी रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब थिकनेस। इससे क्या है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब जितना भी थिक वायर होगा उसकी रेजिस्टेंस उतनी कम होगी एंड जितना थिन वायर, पतला वायर होगा उसकी रेजिस्टेंस उतनी ही ज्यादा होगी। इसके एक और टर्म्स में हम लिखते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ठीक है,
लेकिन एक और टर्म में इसको डिनोट करते हैं हम डायमीटर में। किसमें? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को एरिया की जगह हम कभी कभी डायमीटर के टर्म्स में भी डिनोट करते हैं। तो डायमीटर के टर्म्स में जो इसका रिलेशन निकलता है वो निकलता है कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर। इसका मतलब अगर डायमीटर को मैं किसी भी कंडक्टर के डायमीटर को हाफ कर दूं, किसी भी कंडक्टर के डायमीटर को हाफ कर दूं, या किसी भी कंडक्टर के डायमीटर को मैं डबल कर दूं, 4 टाइम्स कर दूं, तो रिलेशन से आपको पता चल जाएगा कि उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? जैसे अगर मैं डायमीटर को 3 टाइम्स बढ़ा दूं, अगर मैं डायमीटर को 3 टाइम्स इंक्रीज कर दूं किसी भी कंडक्टर का, तो जो उसका रेजिस्टेंस है वो 1/9 टाइम हो जाएगा। उसके जो पहले रेजिस्टेंस निकल रहा था, अगर डी में हमारा रेजिस्टेंस आर निकल रहा था, जब डी डायमीटर था तब रेजिस्टेंस आर था। जब मैंने डी डायमीटर को 3 टाइम्स बढ़ा दिया तो रिलेशन के हिसाब से क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो रेजिस्टेंस है वो पहले से 1/9 टाइम हो गया। ये तो था नया रेजिस्टेंस हमें मिला। ये सब रिलेशन से आपको पता चल जाएगा, बहुत आसान है। तो ये था दूसरा। दूसरे में अगर हम कंक्लूजन निकालें तो क्या निकलेगा? एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि थिक वायर कम रेजिस्टेंस देता है, थिन वायर ज्यादा रेजिस्टेंस देता है। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डायमीटर के स्क्वायर से। ये था इसका कंक्लूजन। तो यहाँ पे कंक्लूजन लिख देते हैं, जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के क्रॉस सेक्शन से। अब बढ़ते हैं जो आखिरी के दो हैं, वो हैं बहुत इजी से, उसमें कुछ ज्यादा इतने रिलेशंस है नहीं, उसमें एक थ्योरी सा बेसिक सा कंसेप्ट है, तो उस कंसेप्ट को जल्दी से पढ़ लेते हैं, फिर रेजिस्टिविटी के ऊपर बढ़ेंगे जो मेन टॉपिक है इस लेक्चर का, जिससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे क्वेश्चन राउंड में। तो बढ़ते हैं थर्ड के ऊपर। थर्ड क्या था? नेचर ऑफ कंडक्टर। नेचर ऑफ कंडक्टर का मतलब क्या है? अगर सिंपल भाषा में समझे तो वो कहना चाह रहा है कि अगर आप कोई एक कंडक्टर लोगे, कोई दूसरा कंडक्टर लोगे, तो उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। मतलब अगर मैंने एक वायर ले ली कॉपर की एंड एक मैंने नाइक्रोम अलॉय ले लिया, मतलब एक वायर जो ले ली वो नाइक्रोम की बनी है, तो नाइक्रोम एक अलॉय होता है, ठीक है। ये कॉपर मेटल है, कॉपर मेटल की वायर ले ली एंड नाइक्रोम अलॉय की वायर ले ली। तो हमें एक्सपेरिमेंट्स, यहाँ पे सिर्फ एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है, उससे कंक्लूजन निकल रहे हैं। तो जो एक्सपेरिमेंट ने कहा वो ये कहा कि जो कॉपर मेटल है ना उसकी जो रेजिस्टेंस होगी कम होगी एंड जो नाइक्रोम अलॉय है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी वो एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता चला, एंड क्यों ज़्यादा होगी वो उसको आपको ज़्यादा नहीं समझना है, आपको खाली ये चीज़ें याद रखनी है। जब हम रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे तो मैं आपको एक टेबल दे दूंगा, उसकी रेंज को आपको याद रखने की। हाँ, मेटल की रेजिस्टेंस जो है यानी रेजिस्टिविटी जो हम पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस मेटल की कम होती है कंपैरिजन में अलॉय के। अलॉय के रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा ज़्यादा होती है उनके मेटल्स के मुकाबले। ये क्यों होती है इसको आपको नहीं समझना है, इसको बस आपको सिंपली याद करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता चली है। ये उसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगी, सिर्फ एक्सपेरिमेंट हमने करा उससे हमें ये पता चला। तो नेचर हमसे क्या कहता है कि अगर कोई एक नेचर का मटेरियल है, कोई दूसरा नेचर का मटेरियल है, मतलब मैंने एक कंडक्टर लिया है या एक मेटल लिया है, अलॉय लिया है, इंसुलेटर लिया है, तो उनकी जो रेजिस्टेंस है वो अलग अलग होगी, डिपेंड करेगी उनके नेचर पे। और जो चौथा यानी आखिरी रेजिस्टेंस जो फैक्टर पे डिपेंड करता है वो बहुत प्यारा सा फैक्टर है जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में एक जगह अगर बात करें मेटल्स की, तो एक जगह बात करें उसकी मेटल्स के जो अलॉय बनते हैं ना उनकी। तो अगर मेटल्स में देखा गया कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी उस चीज़ का, उस मेटल का इंक्रीज करता जाएगा, कोई भी वायर है कंडक्टर हो उसका। फिर हमने देखा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होता जाएगा। मतलब अगर किसी भी मेटल का, किसी भी कंडक्टर, किसी भी वायर का आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जिस जगह पे आपने रखा है उसका आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी, एंड टेम्परेचर घटाओगे तो उसकी रेजिस्टेंस भी घटती जाएगी। लेकिन अलॉय में ये देखा गया कि या आप टेम्परेचर बढ़ाओ या फिर घटाओ, टेम्परेचर चाहे बढ़ाओ, जो उसकी रेजिस्टेंस है ना, जो उसकी रेजिस्टेंस होती है अलॉय की, अलॉय आप जानते हो मेटल से बनते हैं, 2 मेटल या 3 मेटल को या एक मेटल एक नॉन मेटल को कंबाइन करके जो मटेरियल बनते हैं उसे कहते हैं अलॉय। तो अलॉय की जो रेजिस्टेंस है वो होगी अनअफेक्टेड। मतलब मेटल्स डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे, लेकिन ये जो मेटल्स के
साथी होते हैं जिनको हम एलॉय कहते हैं, ये कभी भी डिपेंड नहीं करते टेम्परेचर पे, चाहे आप टेम्परेचर बढ़ाओ या ना बढ़ाओ, ये हमेशा इनकी रेजिस्टेंस अनअफेक्टेड रहती है, इनको टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। तो ये थे 4 फैक्टर्स, आपने अच्छा हुआ नोट बनाएंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि ये फैक्टर्स आपको समझने हैं, याद करने हैं, जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, एंड इससे बनते हैं क्वेश्चंस। आपको दे देंगे क्वेश्चन में एक की वायर इतना है, जैसे अगर आपको ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, मतलब आपको अगर ज्यादा रेजिस्टेंस, कोई ऐसा वायर बनाना है जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, तो आप क्या लोगे? मैंने बोला एक ऐसा वायर बनाएं जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा मतलब हमने पढ़ा पहले फैक्टर्स की, उसकी उस वायर की लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे लॉन्ग वायर। फिर हमने पढ़ा था कि वो थिन होना चाहिए, अगर थिन होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। इसका मतलब लॉन्ग एंड थिन वायर अगर हम लें, कोई भी वायर को अगर हम लॉन्ग रखें एंड उसको पतला रखें तो उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। एंड अगर हमें रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट में कम चाहिए तो हम कैसा वायर यूज करेंगे? हम करेंगे शॉर्ट एंड थिक वायर। सिंपल, दोनों जो भी फैक्टर्स पढ़े उससे हमने निकाल लिया कि एक वायर को अगर हम सर्किट में हमें ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो लंबा वायर यूज करें एंड थिन वायर यूज करें। अगर किसी भी सर्किट में कम रेजिस्टेंस चाहिए, उसको अच्छा कंडक्टर बनाना है, तो शॉर्ट वायर यूज करें एंड थिक वायर यूज करें। तो सिंपल, तो ये होते हैं नोट्स बनाने के फायदे, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। तो अब बढ़ेंगे रेजिस्टिविटी के ऊपर। इन दोनों रिलेशन से हम निकालेंगे रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी को पढ़ेंगे, फिर इस थ्योरी पार्ट को रैप अप करके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ओके गाइस, तो अब शुरू करते हैं रेजिस्टिविटी का पार्ट। रेजिस्टिविटी में पहले मैं आपको निकाल के दे देता हूँ कि रेजिस्टिविटी कैसे निकलती है एंड किस फॉर्मूले से निकलती है। फिर थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी के साथ, क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चे कंफ्यूजन रहती है कुछ बच्चों के माइंड में कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या फर्क है। हम आगे जब भी चलेंगे तो रेजिस्टेंस अब हम भूल जाएंगे, रेजिस्टिविटी के टर्म्स में बातें करेंगे। तो रेजिस्टिविटी को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपको रेजिस्टिविटी का पूरा कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर करके दे दूंगा। तो पहले देखते हैं रेजिस्टिविटी क्या है, कैसे निकलती है। जैसे हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था ना, ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस निकली थी, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था, एंड कांस्टेंट हटा के हमने एक R ले लिया था जिसको हम कहते थे रेजिस्टेंस। इसी कुछ प्रकार से निकलेगी हमारी रेजिस्टिविटी भी, इसी तरीके से निकलेगी रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी के पहले दो जो हमने पढ़े थे, वो जो पहला पढ़ा था ना, वो पढ़ा था RS, यानी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इसको मान लेते हैं पहला न्यूमेरिकल हमारा। फिर जो हमने दूसरी चीज पढ़ी थी वो पढ़ी थी रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको मान लेते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। अब फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या मिलता है? इन दोनों को अगर हम इक्वेट करें तो हमें मिल जाएगा कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। इस वन की जगह L ने कवर कर लिया जब हमने इनको इक्वेट करा, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। अब आपको पता है जब भी हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो प्रोपोर्शनल वाला साइन होता है उसको हटाना होता है, तो एक लगता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाना पड़ता है। हमें क्या निकालना पड़ता है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जब हमने V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I वाले में लगाया था तो वो था रेजिस्टेंस। लेकिन जब यहाँ पे हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, R को इक्वल्स टू बनाएंगे, तो यहाँ जो हम साइन लगाएंगे उसको कहते हैं रो, एंड इस रो जो सिंबल का नाम है इसको कहते हैं हम रेजिस्टिविटी। तो यहां से हमारी निकली रेजिस्टिविटी इनटू L, बाकी चीजें कॉमन, इनटू L बाई A। तो ये है रेजिस्टेंस का दूसरा फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला बहुत सिंपल सा था, R इज इक्वल टू V अपॉन I, लेकिन अब हम चैप्टर के डीप में बढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, वर्कलोड बढ़ता जा रहा है, आपको चीजें काफी याद रखनी पड़ेंगी। तो जो दूसरा फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, यहाँ मैं साइड में लिख देता हूँ। पहला फॉर्मूला R इज इक्वल टू V अपॉन I, दूसरा फॉर्मूला अभी अभी हमें मिला है वो है रेजिस्टिविटी इनटू L बाई A। इसको हम कहते हैं रो, जो ये P जैसा साइन है उसको कहते हैं रो, एंड ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, एंड कांस्टेंट का नाम क्या रखा हमने? रेजिस्टिविटी। अब कुछ बच्चों के दिमाग पे रहता है कहीं पे हम रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस सेम है कि नहीं है, वो अभी बात करते हैं। लेकिन यहाँ से एक और फॉर्मूला निकलेगा जो निकलेगा रेजिस्टिविटी का। यहां से जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकलेगा, सिंपल, अगर हम A को उधर ले जाएं तो ये बनेगा RA इज इक्वल टू रो इनटू L। ठीक है, अब हमें रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला चाहिए, तो यहाँ पे L जो है यहाँ से जाके डिवाइड हो जाएगा, ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकलेगा, वो निकलेगा R इंटू A डिवाइड बाय L। तो ये है रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। तो रेजिस्टेंस का दूसरा फॉर्मूला हमें मिला इस डेरिवेशन से, एंड जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है
वो हमें मिला। अब पढ़ते हैं रेजिस्टिविटी क्या है, इसकी यूनिट क्या है, एंड ये रेजिस्टेंस से क्या इसका कुछ रिलेशन तो नहीं है। तो वो हमें चीज़ पढ़नी है कि रेजिस्टिविटी का कोई रेजिस्टेंस से अगर कोई रिलेशन है तो वो क्या है, एंड रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है, रेजिस्टिविटी एक्चुअली में है क्या। फॉर्मूला तो पता चल गया एंड ये डिराइव भी कर लिया, लेकिन एक्चुअली में रेजिस्टिविटी का बेसिक क्या है वो जानते हैं। तो पहले समझते हैं कि इसका रिलेशन क्या है या क्या नहीं। रिलेशन ऑफ रेजिस्टेंस विद रेजिस्टिविटी विद रेजिस्टेंस, सिंपल। ठीक है, तो अगर मैं माना कि मैंने 1 मीटर स्क्वायर का एंड 1 मीटर लेंथ का एक वायर लिया है। क्या लिया है? 1 मीटर स्क्वायर है उसकी एरिया एंड 1 मीटर है लेंथ, ऐसा मैंने कोई वायर लिया है। तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो हमेशा जो होगी रेजिस्टिविटी से इक्वल होगी। यानी इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जब भी आप कोई ऐसा वायर, ऐसा कंडक्टर, ऐसा मेटल लेते हो जिसकी एरिया 1 मीटर स्क्वायर है एंड उसकी लेंथ 1 मीटर है, ऐसे केस में जो रेजिस्टिविटी होती है वो हमेशा रेजिस्टेंस के इक्वल होती है मैथमेटिकली। ये जो चीज है वो मैथमेटिकली ट्रू है। यानी इन केसेस में जो हमेशा जो रेजिस्टिविटी होगी वो रेजिस्टेंस से इक्वल होगी। एंड इसीलिए जो बच्चे में कंफ्यूजन होती है कि रेजिस्टेंस रेजिस्टिव एक तो नहीं है, एक है। क्योंकि जो हम आगे केसेस पढ़ेंगे, जैसे कॉपर की इतनी रेजिस्टिविटी है, एल्यूमिनियम की इतनी रेजिस्टिविटी है, तो उसका जो मतलब होगा ना, हमने कॉपर का 1 मीटर स्क्वायर एंड 1 मीटर लेंथ का वायर लिया, उसकी रेजिस्टिविटी इतनी निकली है, तो जो उसकी रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस है वो सेम ही है। इसका मतलब जब हम आगे पढ़ेंगे कॉपर की जो रेजिस्टिविटी है वो ज़्यादा है एंड जो उससे कम की है, जैसे सिल्वर की है, उसकी रेजिस्टिविटी उससे कम है, तो इसका मतलब ये भी है कि जो उसकी रेजिस्टेंस है वो भी ज़्यादा है एंड जो रेजिस्टेंस है वो भी कम है। क्योंकि यहाँ जितने भी हम सब्सटेंस लेंगे वो हमेशा 1 मीटर स्क्वायर उनका एरिया होगा एंड 1 मीटर उनकी लेंथ होगी। तो इस बात में कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी एक नहीं है, क्या है दोनों। तो जितने भी हम केसेस लेंगे, जितने भी आगे पढ़ेंगे, बुक में आपको जितनी भी वैल्यूज दी हैं वो रेजिस्टिविटी की, वो वैल्यूज कहाँ से मिली है? जब हमने 1 मीटर स्क्वायर एरिया का एंड 1 मीटर लेंथ का कॉपर उठाया तो उसकी रेजिस्टिविटी इतनी थी। और हमें पता है कि इस केस में मैथमेटिकली जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इक्वल होती है। इसका मतलब जो रेजिस्टिविटी है वही उसकी रेजिस्टेंस है। तो रिलेशन समझ में आया? अब तो कंफ्यूजन नहीं होगी कि रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी एक है कि अलग है। बस ये केस याद रखना, हर केस में अलग, मतलब हर केस में सेम नहीं होगी। जब 1 मीटर स्क्वायर एरिया एंड 1 मीटर लेंथ का वायर आप लोगे तभी ये मैथमेटिकली इक्वल होगी। अब डिराइव करते हैं रेजिस्टिविटी की यूनिट। अब डिराइव करते हैं रेजिस्टिविटी की यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो हमें फॉर्मूला पता है, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल, सिंपल फॉर्मूला। अब यहाँ से अगर रो की हमें यूनिट निकालनी है, रेजिस्टेंस की यूनिट हमें पता है ओम, एरिया की जो यूनिट है वो ऐसा यूनिट उसमें लेंगे तो मीटर का स्क्वायर, एंड जो लेंथ की है वो है मीटर। तो यहाँ से 1 मीटर स्क्वायर एंड 1 मीटर कटेगा, तो जो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट आएगी वो आएगी ओम मीटर। क्या आएगी? ओम मीटर। तो यहाँ से हमें पता चला रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट, रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट अगर वर्ड्स में लिखे तो ओम मीटर। ओम मीटर को क्या कहेंगे हम? सिंबल वाइज में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये है रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट। एंड रेजिस्टिविटी के बारे में और थोड़ी सी जनरल टॉक ये है कि रेजिस्टिविटी जो है ना वो किसी भी सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। यानी वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती, वो हमेशा नेचर एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। मतलब किसी भी चीज़ की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो उस समय ये पता चल जाएगा कि उसका नेचर ऐसा है, वो टेम्परेचर पे ऐसे डिपेंड करेगी। ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, कभी भी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। इसलिए जब हम 1 मीटर स्क्वायर एंड 1 मीटर की लेंथ लेंगे तो हमेशा रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस इक्वल निकलती है। इसीलिए तो हमें यहाँ से पता चला कि ये कभी भी एरिया एंड लेंथ पे डिपेंड नहीं करती। तो रेजिस्टिविटी जो है वो हमेशा डिपेंड करती है नेचर पे। यानी अगर आप एक मेटल लोगे तो उसकी कम होगी एंड अलॉय की ज़्यादा होगी, एंड जो दूसरा केस है वो जो है रेजिस्टिविटी करती है टेम्परेचर पे। रेजिस्टेंस भी इन पे करती है, लेकिन रेजिस्टेंस एरिया एंड लेंथ पे भी करती है, लेकिन रेजिस्टिविटी नहीं करती है। तो ये मैं एक चार्ट दे दे रहा हूँ आपको जिसमें सारे रेजिस्टिविटी सारे चीज़ें की, देखो हमने सारे मेटल्स को किस में बांटा था? कंडक्टर में, इंसुलेटर में, एलॉयज में। तो कंडक्टर की ज़्यादा होती है कम होती है, एलॉयज की ज़्यादा होती है कम होती है,
इंसुलेटर की कितनी होती है आपको याद नहीं करनी है, आपको बस रेंज समझना है कि हाँ मेटल की रेजिस्टिविटी कम होती है, इंसुलेटर की उससे ज़्यादा होती है, अलॉय की उससे भी ज़्यादा होती है, ये आपको समझना है। बस रेंज याद हो जाएगी ना तो जो एप्लीकेशंस ऑफ रेजिस्टिविटी है वो समझ में आ जाएगी। तो एक बार आप ये लिस्ट को देख लो। ओके गाइज, तो आपने जो फ्लो चार्ट है वो देख लिया होगा एंड उससे आपको काफ़ी चीज़ें जो रेंज है वो समझ में आ गई। तो रेंज क्या कहती है एक मिनट समझते हैं। जो रेजिस्टिविटी है ना वो कंडक्टर्स की सबसे कम होती है, फिर आते हैं अलॉयज जो होते हैं, आपको सेमीकंडक्टर्स भी कह सकते हो, फिर आते हैं इंसुलेटर्स। ये जो रेंज देखिए हमें, आप इस रेंज से ये पता चला कि भाई कंडक्टर्स की जो रेजिस्टिविटी है वो सबसे कम है, अलॉयज की सबसे कम है, इंसुलेटर्स की सॉरी अलॉयज की उससे ज़्यादा, इंसुलेटर्स की सबसे ज़्यादा। तो कॉपर की रेजिस्टिविटी ये थी, अगर आपने देखा होगा, अगर चार्ट अच्छे से पढ़ा होगा तो कॉपर की रेजिस्टिविटी ये थी। इसका मतलब क्या है एक बार मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अगर आपने बेसिक मेरी जो पिछली वीडियो ध्यान से देखिए तो इसका मतलब आप बता दोगे। इसका मतलब ये है कि एक मीटर, 1 मीटर स्क्वायर एरिया का एंड 1 मीटर लेंथ का मैंने एक कॉपर वायर उठाया और उसकी रेजिस्टेंस कितनी है 1.69 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, मतलब ये रेजिस्टिविटी है। लेकिन अगर आपको रेजिस्टेंस के टर्म में कहना है तो कैसे कहोगे कि जब मैंने 1 मीटर स्क्वायर एरिया का एंड 1 मीटर लेंथ का कॉपर का वायर उठाया तो मुझे रेजिस्टेंस उसकी इतनी मिली। इससे हमें क्या पता चलेगा कि ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ कि रेजिस्टेंस हमेशा जितने भी केसेस पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी से इक्वल होगी, क्योंकि हम हर केसेस में 1 मीटर एरिया एंड 1 मीटर लेंथ का 1 मीटर स्क्वायर एरिया एंड 1 मीटर लेंथ का केस उठाएंगे, कोई भी वायर है कोई भी मेटल उठाएंगे। और कुछ बात करनी है आपसे। तो हमें क्या पता चला कि जो कंडक्टर्स की उससे सबसे कम है। अब कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी सबसे कम यानी कंडक्टर की रेजिस्टेंस भी सबसे कम, रेजिस्टेंस सबसे कम यानी वो बहुत बढ़िया कंडक्टर है, वो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को ट्रैवल करने दे रहा है। एंड सबसे ऊपर था शायद सिल्वर, अगर आपने सबसे अच्छे अच्छे से देखा होगा, यानी सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन दिस वर्ल्ड। उसके बाद उसके नीचे जाओगे तो मिलेगा कॉपर, मिलेगा एल्यूमिनियम, मिलेगा, ये भी गुड कंडक्टर्स हैं। जैसे जैसे नीचे जाओगे कंडक्टिविटी कम होती जाएगी एंड इंसुलेटर्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे, तो जो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी है नीचे जब जाओगे आप उस ग्राफ में, उस जो भी चार्ट में, तो कंडक्टिविटी कम होती जाएगी। अब कॉपर एंड एल्यूमिनियम की भी अच्छी होती है, तो इनको हम यूज करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस में। ये हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ रेजिस्टिविटी की, रेजिस्टिविटी कहाँ कहाँ यूज होती है। तो ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में मतलब इन वायर्स को यूज करा जाता है इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन में। मतलब वो जो वायर लाइंस होती है ना जो आपने देखी होगी, वो कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स की होती है। क्यों होती है? क्योंकि कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, तो जो इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से जाएगी। तो वो जो तार लगी रहती है आपने देखी होगी डेली लाइफ में, तो डेली लाइफ है वो हमेशा कॉपर या एल्यूमिनियम की बनी होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट करता है, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी कम है। फिर एक और कंक्लूजन जो बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है वो इस चार्ट से निकला कि जो मेटल्स है ना उनकी रेजिस्टिविटी हमेशा कम है अपने अलॉयज से। जो भी उनके कॉन्स्टिट्यूएंट अलॉयज हैं उनकी रेजिस्टिविटी हमेशा प्योर मेटल से बहुत 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 ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम जो अलॉयज है ना उनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, तो इनका हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि अलॉयज कहाँ यूज़ होते हैं। इनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो मेटल्स जो है ना वो कम जगह यूज़ होते हैं, इसलिए हम अलॉयज ज़्यादा जगह यूज़ करते हैं। जैसे एक बहुत ही प्रमुख एप्लीकेशन ये है, एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन ये है कि जो इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस होते हैं, क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस क्या है? खुद दिमाग लगाओ। टोस्टर कभी देखा है? कभी गीजर देखा है? कभी इलेक्ट्रिक आयरन देखा है? ये सब क्या है? इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस मतलब ये ऐसे डिवाइसेस हैं जब हम उनको बिजली देंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे? हीट प्रोड्यूस करेंगे। जब आप गीजर का स्विच ऑन करते हैं उसको बिजली मिलती है तो पानी को गर्म करता है,
यानी वो हीट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में बदलता है, जिससे वो जो पानी गर्म हो जाता है। जब आप आयरन कर रहे होते हो तो इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हो, इलेक्ट्रिसिटी जाती है उस आयरन में, तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हीट में कन्वर्ट होती है, तब आप अपने कपड़े प्रेस कर सकते हो अच्छे से। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में हमेशा क्या यूज होते हैं, अलॉयज यूज होते हैं rather than metals। क्यों अलॉयज क्यों यूज करते हैं हम मेटल की जगह? उस वो जो हीटिंग, जो आपने प्रेस देखा होगा, इलेक्ट्रिक आयरन देखा होगा, उसके नीचे जो सिल्वर सी होती है ना, वो कभी भी मेटल नहीं होती, वो एक अलॉय की बनी होती है। क्यों बनी होती है वो हम जानेंगे यहाँ से, कि जो अलॉय के पहला पॉइंट क्यों हम पढ़ रहे हैं, बिकॉज बिकॉज जो अलॉय की जो है रेजिस्टेंस है वो हमेशा हाई है उसके मेटल से। अगर हम मेटल लगाएं तो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, लेकिन अलॉय की ज्यादा होगी। ये इससे क्या फर्क पड़ेगा, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो क्या होगा, क्यों हमने यूज करा वो अभी पढ़ेंगे। जो दूसरा है कि हाई टेम्परेचर पे जो अलॉय है वो कभी बर्न नहीं होता, अलॉय डज नॉट बर्न। लेकिन अगर आप यहीं पे, ये सबसे मेन है रीजन कि ऐसे चीजों में अलॉय क्यों यूज होते हैं। देखो, जब इलेक्ट्रिसिटी जब वो कन्वर्ट करेगा, जब हीट बढ़ेगी, तो जो मेटल्स होते हैं जब इतनी हीट नहीं सह पाएंगे वो बर्न हो जाएंगे, तो आपका जो इलेक्ट्रिक आयरन खराब हो जाएगा। जब वो मेटल ही बर्न हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो फिर वो इलेक्ट्रिक आयरन किस काम का। लेकिन अलॉय, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो अलॉयज, क्योंकि जो प्योर मेटल्स, जब पहली स्लाइड पढ़ रहे थे हमने देखा था, मैंने आपको समझाया भी था जब हम फैक्टर्स में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ रहे थे, कि जो मेटल्स होते हैं वो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, लेकिन जो अलॉयज हैं वो कभी भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। चाहे जितना टेम्परेचर बढ़ा लो, अलॉयज कभी भी बर्न नहीं होंगे। तो ये सबसे मेन रीजन है कि इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस में अलॉयज यूज होते हैं। रेजिस्टेंस से क्या होता है, रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी, उसको जितनी इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उतनी हीट प्रोड्यूस होगी। ये बहुत ही मेन एप्लीकेशन है, हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए। जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, इसलिए अलॉय को लेते हैं, क्योंकि अलॉय ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाएगी तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी, तो आपका काम ज्यादा आसानी से एंड कम बिजली में, कम वोल्टेज में हो पाएगा। तो ये है मेन एप्लीकेशन। अब यहाँ मेरी जो थ्योरी है रेजिस्टिविटी एंड उसकी एप्लीकेशन भी पढ़ लिया, रेजिस्टिविटी क्या होती है वो भी पढ़ लिया, काफी अच्छे से बेसिक भी समझ लिया। तो एक करेंगे एक प्यारा सा इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल, जिससे आपका जो रेजिस्टिविटी का कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन राउंड पे बढ़ेंगे, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलते हैं इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल पे। ओके गाइस, तो ये बहुत प्यारा सा न्यूमेरिकल है। अच्छा, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, तो आप लोग पॉज करें वीडियो को एंड इसे सॉल्व करें, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। आप अपना टेस्ट खुद लें एंड फिर मेरे साथ इसके आंसर को रीचेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे वीडियो पॉज करा हो, आपने कर लिया होगा, तो मैं करता हूँ इसे सॉल्व। थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है, बारीकी से समझते हैं इस क्वेश्चन को बहुत प्यार से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहीं तक पढ़ते हैं क्वेश्चन को जहां उसका फुल स्टॉप है। 6 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग। यानी पहले उसने एक वायर लिया जिसका रेजिस्टेंस था 6 ओम। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला उसको आर इज टू वी अपॉन आई वाला नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ ना पोटेंशियल डिफरेंस दिया है ना करंट दिया है। आपको फॉर्मूला लगाना है जो मैंने दूसरा पढ़ाया था, वो फॉर्मूला कहता है आर इज टू रो इंटू एल बाई ए। ये था फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में उसने खाली 6 दिया है जो रेजिस्टेंस है, फिर आपने दिया है रो इंटू एल बाई ए। तो और कुछ तो दिया नहीं है, खाली इतना ही दिया है। तो यहीं तक इस क्वेश्चन को रोकते हैं, इसको बनाते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि इसको डबल कर दिया बाय फोल्डिंग। अब यहाँ फोल्डिंग शब्द को समझना बहुत जरूरी। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि डबल कर दिया का मतलब ये समझते हैं यहाँ वायर था, इसको हमने और बढ़ा दिया, यानी डबल कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। जब इसको आप डबल करोगे तो फोल्ड थोड़ी ना करा आपने, इसको तो और बढ़ा दिया। तो कुछ लोग क्या करते हैं, लेंथ को मान लेते 2l एंड एरिया तो कम हो जाएगी, तो एरिया को मान लेते a/2। लेकिन ये नहीं करना, यहाँ इस फोल्डिंग शब्द को समझना है। फोल्ड करा यानी डबल कैसे करा, फोल्ड कर दिया। एक वायर है, मतलब ऐसा वायर है, इसको ऐसे फोल्ड कर दिया। फोल्ड का तो मतलब समझती हो ना, एक कोई भी वायर है उसको आपने फोल्ड कर दिया, मतलब कोई भी इतनी लंबी चीज है तो उसको बीच से फोल्ड करोगे तो ऑटोमेटिकली वो डबल हो जाएगी। यानी इसका जो एरिया है यहाँ पे थिकनेस डबल होगी, लेंथ डबल नहीं होगी। फोल्ड करा है क्योंकि आपने, समझ सकते हो तो समझ लो, हमने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, आधे से बांट के फोल्ड कर दिया, तो उसकी थोड़ी लेंथ कम हो गई। भाई बीच से आपने तोड़ दिया तो बीच से फोल्ड करा तो उसकी लेंथ है कम हो जाएगी, एरिया बड़ी हो जाएगी, इतना तो समझते हो तो नॉर्मल है। यानी जो एरिया है वो यहाँ पे 2a हो जाएगी, एंड क्योंकि बीच से हमने काट के फोल्ड करा तो उसकी लेंथ जो है छोटी हो जाएगी, तो l/2 लेंथ हो जाएगी। अगर ये समझ में आएगा तो आगे कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं, बस ये फोल्ड वाला कंसेप्ट समझना था। फोल्ड करोगे, बीच से काटोगे तो जो एरिया है, जो थिकनेस है बड़ी हो जाएगी, एंड क्योंकि बीच से आप फोल्ड ही कर रहे हो तो जो लेंथ आधी हो जाएगी।
एल बाई टी हो जाएगी। उसके बाद जो दूसरा बनेगा फिर से वही फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। अब यहाँ पे आर नहीं दिया है, रो है, ठीक है। एल को हमने माना एल बाई टू माना है, इंटू ए को हमने माना 2a। तो जो दूसरी इक्वेशन है वो बन रही है 2। सेकंड इक्वेशन ये है, सेकंड नंबर इक्वेशन। कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, यहाँ पे आर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे अगर दिमाग लगाए तो अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करें, मतलब डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1, तो हमें यहाँ से आर निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ आर है, यहाँ 6 है, तो इनको डिवाइड करके अगर ये आपस में कट जाएंगे तो हमें आराम से यहाँ से आर निकल जाएगा। तो होप आपने ये नोट कर लिया हो। मैं यही इनको डिवाइड करके देखता हूँ क्या आर निकल रहा है, क्या हमारी रेजिस्टेंस निकल रही है। ये तो नॉर्मल है, बस आपको फोल्ड वाला कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन ईजी है। तो डिवाइड करना था ना, पहली क्वेश्चन, दूसरी वाली यहीं पे लिख लेते हैं। दूसरी क्वेश्चन थी आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय 2 इंटू 2a, ये थी सेकेंड इक्वेशन। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 1। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 1 से हमें पता चला कि जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ r बाय 6 हो जाएगा। देखो पहले LHS को यहाँ लिख लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो LHS r है, इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो r बाय 6 हो जाएगा, इक्वल्स टू का साइन। फिर इस वाली चीज को इस वाली चीज से डिवाइड करना है, यानी p इंटू एल बाई 2 इंटू 2a को किससे डिवाइड करना है, डिवाइड करना है आपको p इंटू एल, यानी रो, मैं इसको p बोल रहा हूँ क्योंकि ईजी होता है बोलने में, रो इंटू एल बाई ए से डिवाइड करना है। तो ये तो r बाय 6 ही रहेगा। ये जो रो इंटू एल है इंटू 2 इंटू 2a, सिंपल मैथमेटिक्स से ये पता चला है कि डिवाइड के साइन को जो मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाते हैं आपस में। तो यहाँ आ जाएगा a, यहाँ आ जाएगा p इंटू, यानी रो इंटू एल। तो ये कटा, यहाँ से ये कटा, तो r बाय 6 क्या आया, 1/4। यानी जो r आया, जो यहाँ से देखो, यहाँ से कटा, ये a कटा यहाँ पे, तो आया 1/4। r बाय 6 क्या मिला हमें, 1/4 मिला। तो यहाँ से आ जाएगा 4r, यहाँ आ जाएगा 6, तो r आ जाएगा 6/4, एंड 6/4 सिंपली होता है 3/2। यानी जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी। जो रेजिस्टेंस, अब जो नई रेजिस्टेंस मिलेगी वो पुरानी वाली रेजिस्टेंस से कितनी होगी, 3/2 टाइम्स रेजिस्टेंस होगी। नई वाली रेजिस्टेंस पुरानी वाली रेजिस्टेंस से। क्वेश्चन आया समझ में? अगर आया तो बहुत अच्छा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। बस इसमें करना यह था, फोल्ड वाले कंसेप्ट को समझना था। वो अगर कंसेप्ट समझा तो आपकी जो लेंथ हो जाएगी, फोल्ड कर दिया ना आपने, उसको फोल्ड कर दिया तो लेंथ हो जाएगी हाफ। भाई बीच से ही तो फोल्ड करोगे तो जो लेंथ है वो l/2 हो जाएगी। एंड जब फोल्ड करोगे तो एक और लेयर आ जाएगी, एक और लेयर आ जाएगी, तो थिकनेस उसकी डबल हो जाएगी, तो 2a हो जाएगी। उससे हमने एक सेकंड इक्वेशन बना ली, पहली वाली इक्वेशन हमने गिवन से बना ली। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लिया, डिवाइड करके जो नई रेजिस्टेंस थी वो 3/2 टाइम्स थी पुरानी वाली रेजिस्टेंस से। तो क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन राउंड पे, वहां भी 2-4 ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, फिर इस वीडियो को रैप अप करेंगे जिससे आपका पूरा कंसेप्ट हो जाएगा क्लियर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन राउंड पे। तो यार क्वेश्चन राउंड करने का टाइम आ चुका है। रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड होंगे, एमसीक्यूज होंगे, उसके बाद 1-2 न्यूमेरिकल्स होंगे, फिर हम करेंगे हॉर्स। इस वीडियो को जल्दी से रैप अप करेंगे। तो यार इस बार मैं रैपिड फायर क्वेश्चन आपको आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ईजी है, और जिसमें ज़्यादा थोड़े न्यूमेरिकल्स तो आप लोग सॉल्व करो, एंड उसके बाद एमसीक्यू भी मैं लिस्ट यहाँ पर डाल दूंगा, उन दोनों को सॉल्व करो पॉज वॉज करके। बहुत ईजी है, 5-5 सेकंड में आप आंसर निकाल लोगे। तो ये रहे रैपिड फायर एंड ये रहे एमसीक्यू, इनको सॉल्व करो, फिर हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। ओके गाइज, तो आई होप दैट आपने वो रैपिड फायर एंड एमसीक्यू इजी से जो थे 5-5 सेकंड में उन सबको सॉल्व कर लिया होगा। तो अब हम बढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स की तरफ, एंड न्यूमेरिकल्स में मेरे पास 2-3 न्यूमेरिकल्स हैं जो काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। उसके बाद 1-2 हॉर्स के क्वेश्चन करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल मैं यहाँ लेके आता हूँ, फिर उसे सॉल्व करते हैं। ओके गाइज, तो ये है पहला न्यूमेरिकल, और इस न्यूमेरिकल में कुछ खास है नहीं, बस फॉर्मूला लगा के हमें वैल्यूज़ निकालनी है। इसलिए मैंने थोड़ा पहला न्यूमेरिकल थोड़ा ईजी लिया है, ताकि वो जो फॉर्मूला वाला क्लैरिटी है वो क्लैरिफाई हो जाए। उसके बाद हम थोड़े हार्ड न्यूमेरिकल्स पे बढ़ेंगे, फिर हॉर्स पे बढ़ेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ है नहीं, बस एरिया निकालना है, एंड लेंथ दे रखी है, रेजिस्टेंस दे रखी है, रेजिस्टिविटी दे रखी है। तो सारी चीज़ें दे रखी है, बस एक मिसिंग है, तो फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला कहता है आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। तो आर हमारे पास है 23 इज इक्वल टू, रो हमारे पास है 1.84 इंटू 10⁻⁻6
इनटू लेंथ है 1 मीटर अपॉन एरिया हमें निकालना है। तो इन सब क्वेश्चन में बस थोड़ी सी हार्ड कैलकुलेशन होती है, वो आपको अच्छे से करनी है, बाकी इसमें आंसर आराम से निकलता है। तो ए को इधर ले जाएंगे तो एरिया हो जाएगा 1.84 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 23। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा 184 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 23। इन 2 जीरो को हम अलग करके इंटू 100 भी लिख सकते हैं। अब इंटू 100 का मतलब 10⁻⁻2। अब 10 की पावर सॉरी +2, 10 की पावर ऊपर जाएगी तो -2 हो जाएगी, तो -2 यहाँ आ जाएगा। तो ये 23 184 से जाता है 8 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻8। एरिया में है तो मीटर स्क्वायर, एरिया निकालना है उसकी यूनिट मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे एरिया 8 इंटू 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर। अब थोड़ा अपना जो डिफिकल्टी लेवल है उसको थोड़ा अप करते हैं एंड एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये तो हमने थोड़ा अपने न्यूमेरिकल्स के लेवल को थोड़ा और बढ़ाया है, हम लोग आ गए हम अपने सेकंड न्यूमेरिकल के पे। ये लास्ट न्यूमेरिकल है क्योंकि इसके बाद एक जो अगला क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड टाइप क्वेश्चन होगा। तो ये है न्यूमेरिकल, उसके बाद हॉट्स भी करेंगे, हॉट्स में भी क्या पता न्यूमेरिकल्स आए। तो फिलहाल इस क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमें रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टिविटी दी है, लेंथ दी है, डी दिया है। लेकिन देखो फॉर्मूला तो सिंपल लगना है, ये वाला R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। फॉर्मूला तो भाई सिंपल सा लगाना है, लेकिन इसको भी कन्वर्ट कर लोगे। जो लेंथ दी है 10 किलोमीटर में, इसको तो लिख लो, चलो यही लिख लो, 1 किलोमीटर में होते हैं 10/3 मीटर। तो 10 पहले से था तो ये आ जाएगा 10/4 मीटर। ठीक है, आराम से कन्वर्ट कर लिए मीटर में। लेकिन ये जो डी दिया है यहाँ ए नहीं दिया है, डी दिया है, वो भी मिलीमीटर में दिया है। तो इसका एरिया कैसे निकाले, ये है मेन क्वेश्चन हार्डनेस। इसमें मैं भी एक बार अटका था। क्यों अटका था? क्योंकि हर बच्चा अटकेगा, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि डी को ए में कैसे कन्वर्ट करें, डायमीटर को एरिया में कैसे कन्वर्ट करें। इसका एक फॉर्मूला जो आप जानोगे, यही फॉर्मूला ऐसा अगर क्वेश्चन डी दिया हो, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, हर क्वेश्चन को क्रैक करो। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? डी। ठीक है, अब डी है। अब देखो पहले इसको करते हैं, जो मिलीमीटर में है उसको करते हैं मीटर में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। क्या? 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। ओके ठीक है। अब एक फॉर्मूला है कि एरिया इज इक्वल टू π/4d का स्क्वायर। क्या? ये फॉर्मूला नोट्स वोट्स दिमाग जहां घुसाना है घुसा लो, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में डी दिया हो, मिलीमीटर में दिया हो, तो पहले उसे मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर ये वाला फॉर्मूला लगा के आप एरिया निकाल सकते हैं। एरिया इज इक्वल टू π/4d का स्क्वायर। तो पहले तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 2 इंटू 2.0 था ना, 2.0 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास मीटर में, डायमीटर है ये। फिर इसको यहाँ पुट करेंगे तो क्या पुट करेंगे देखते हैं। π/4, पाई की वैल्यू आप 3.14 ले सकते हो, इंटू डी ये है तो 2.0 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ आएगी 10⁻⁻6। तो देख लो यहाँ आएगा π/4 इंटू ये भी 4 बन जाएगा, ये बन जाएगा 10⁻⁻6। 4 से 4 कटेगा, ये आएगा आपका 3.14 इंटू 10⁻⁻6 का आएगा आपका एरिया। तो एरिया क्या मिला? 3.14 इंटू 10⁻⁻6। इतना तामझाम करने के बाद ये समझ में आया ना? क्योंकि ये नहीं कर पाए तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो अगर ये समझ में आ गया तो अब बढ़ते हैं आगे। आगे हमें कुछ नहीं करना, हमें एरिया मिल चुका है। एरिया लिख लेते हैं यहाँ पे। जो डी था उसको अब हमने एरिया में बदल दिया और हमें मिला 3.14 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है? आर निकालना है इज इक्वल टू रो हमें क्वेश्चन में देखा है 2.7, रो मतलब रेजिस्टिविटी इंटू 8 इंटू एल है 10⁻⁻4 अपॉन 3.14 इंटू 10⁻⁻6। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 85.9 ओम्स। अब 85.9 ओम्स को हम लिख सकते हैं 86 ओम्स। तो सॉल्व करके देख सकते हो, ऐसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 85.9 ओम एंड जो टोटल आंसर है वो है 86 ओम्स। आया मजा? कुछ सीखने को मिला नया? अगर कुछ नया सीखने को मिला होगा तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना अगर आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो। बाकी ये क्वेश्चन था सबसे हार्डेस्ट लेवल का, जो बोर्ड में बच्चों को घुमाने के लिए पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें डी को हमें ए में कन्वर्ट करना था, मिलीमीटर को भी कन्वर्ट करना था, किलोमीटर को तो चलो बच्चे को पता है कि मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन बाकी दो कन्वर्जन में खासकर वो डी से ए वाली कन्वर्जन में बच्चे फंसेंगे। बस ये फॉर्मूला याद रखना, डी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू
π/4d का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से बोर्ड वाले आपके साथ खेल सकते हैं, लेकिन उस खेल में आपको फंसना नहीं है, क्योंकि आप मेरे से पढ़ रहे हो, आपको ये पढ़ाया जा चुका है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। के तो एक थ्योरी का क्वेश्चन आ गया आपके सामने। वो न्यूमेरिकल करने के बाद थोड़ा थ्योरी पे वापस आता है। अगर आपने फैक्टर्स अच्छे से पढ़े होंगे तब ये क्वेश्चन निकाल ले जाओगे आराम से। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि लेंथ, अगर रेजिस्टेंस कितनी चेंज होगी अगर हमने एक कंडक्टर की लेंथ ट्रिपल कर दी, एक कंडक्टर का डायमीटर ट्रिपल कर दिया, एंड एक मटेरियल को चेंज कर दिया, चेंज करके हमने उसे 3 टाइम कर दिया। ठीक है, तो लेंथ से रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम पढ़ चुके हैं। तो अगर लेंथ ट्रिपल होगी तो रेजिस्टेंस भी 3 टाइम्स बढ़ेगा। सिंपल क्वेश्चन सॉल्व। फिर हमने पढ़ा है कि जो रेजिस्टेंस है वो 1/d का स्क्वायर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डायमीटर के स्क्वायर से। तो यहां से अगर निकालेंगे, अगर डायमीटर को ट्रिपल करेंगे, यानी अगर डी स्क्वायर को हम ट्रिपल करेंगे, क्योंकि ये तो रेजिस्टेंस क्या है 1/d का स्क्वायर, तो अगर इसको ट्रिपल करोगे तो जो रेजिस्टेंस निकलेगी वो 1/9 निकल जाएगी। तो जो रेजिस्टेंस होगी वो 1/9 टाइम्स बढ़ जाएगी। फिर यह बढ़ जाएगी मतलब चेंज हो जाएगी। इट्स मटेरियल इज चेंज, मटेरियल को चेंज करा। मटेरियल और टेम्परेचर रेजिस्टेंस दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। बस टेम्परेचर में थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है कि जो प्योर मेटल्स होते हैं वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जो एलॉयज होते हैं वो डिपेंड नहीं करते टेम्परेचर से। तो क्योंकि मटेरियल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जब मटेरियल आप चेंज करोगे तो देखना है कितना टाइम बढ़ा रहा है। तो मटेरियल ऐसा बढ़ा रहा है कि जो मटेरियल है उसको 3 टाइम्स हमने चेंज कर दिया, 3 टाइम्स बढ़ा दिया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो रेजिस्टेंस भी 3 टाइम्स बढ़ जाएगी या चेंज हो जाएगी। अब करने हैं 2 हॉर्स के क्वेश्चन, लेकिन वो 2 हॉर्स के क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व नहीं करूंगा। वो 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग। वो हॉर्स के जो भी क्वेश्चन है 2 अच्छे क्वेश्चन है, आप उनको एक बार सॉल्व करो आप, क्योंकि आपको टाइम लगेगा, इतनी जल्दी आपसे सॉल्व होंगे नहीं, वो काफी अच्छे क्वेश्चन है। तो उनको थोड़ा दिमाग लगाओ, सॉल्व करो, एंड अगली वीडियो में उनको शुरुआत में ही डिस्कस करेंगे। तो ये रहे वो 2 हॉर्स के क्वेश्चंस। तो ये रहे 2 हॉर्स के क्वेश्चन। तो मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, आप लोग ये क्वेश्चन देख लो, पॉज करके नोट करना नोट कर लो। तो आई होप आपने नोट कर लिए होंगे। ये हैं 2 क्वेश्चन, अच्छे खासे क्वेश्चन है। यहाँ अगर आपको प्रॉब्लम हो सकती है तो सेमीकंडक्टर पे प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये सेमीकंडक्टर क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। कंडक्टर और इंसुलेटर के जो बीच के मेटल्स होते हैं ना, वो सेमीकंडक्टर होते हैं। जो मैंने लिस्ट दी थी, अगर आपको रेंज याद होगी तो उस रेंज से आपको पता चलेगा कि जो कंडक्टर इंसुलेटर के जो बीच के मेटल्स है ना, अगर आपको वो जो लिस्ट मैंने दी थी अगर आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो आप पहचान लोगे कि सेमीकंडक्टर कौन है। बस याद रखना, जो रेंज जहां लंबी जंप कर दी होगी कंडक्टर और इंसुलेटर के जो बीच के मेटल्स आएंगे ना, वो सेमीकंडक्टर वही होते हैं। सेमीकंडक्टर आर दोज कंडक्टर्स whose properties lies between conductors and insulators। तो रेंज याद रखना बहुत जरूरी, इसलिए वो लिस्ट इंपॉर्टेंट थी। बाकी इन 2 क्वेश्चन को सॉल्व करो, मैं तो नेक्स्ट वीडियो में इनको सॉल्व करूंगा ही। तो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।